नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाज़िर हूँ और आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एक डेटा सेंटर स्टॉक की भूमिका में आती है। कंपनी केवल और केवल डेटा सेंटर में नहीं, अलग-अलग कामकाज भी करती है, कहती है एक्सेलरेटिंग एंटरप्राइजेज़ की बात कहती है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबली की बात कहती है, एडॉप्ट विद जो कंपनी है उसको लेकर कहती है और ख़ास करके ये कंपनी केवल और केवल डेटा सेंटर में नहीं, आजकल इनको पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे भी आरबीआई से लाइसेंस मिल चुका है। और उस पे भी कामकाज करती है। कहते हैं फ्यूचर में ख़ास करके इनका डेटा सेंटर पे काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस रहा है और इसके अलावा भी देखा जाए तो अलग-अलग सेक्टर में जहाँ पे कहते हैं बैंकिंग और ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर एक कारोबार चलती है। इसमें कि रिटेल बैंकिंग की बात करें या होलसेल बैंकिंग की बात करें, ट्रेज़री कैपिटल मार्केट को लेकर देखा जाए। टेक इनोवेशन का कामकाज करती है जिसमें कि रजिस्टर्स प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू या प्रोफ़ेशनल सर्विस के थ्रू कामकाज करती है। फिनटेक की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जहाँ पे पेमेंट गेटवेज़ और केवल और केवल इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर भी नॉर्थ अमेरिका में इनका कारोबार चलती है। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करेंगे स्टॉक मार्केट में इंडिया में लिस्टेड है। वो लिस्टेड है तो स्टॉक की प्राइस भी काफ़ी हैवी है और नियरली 9,000 करोड़ की मार्केट कैप भी कहती है। और केवल केवल मार्केट कैप नहीं, इनका कुछ आप आंकड़ा को देखेंगे, एक दिन के काफ़ी ज़्यादा मूव के साथ करीब खुलती हुई बाद में जाकर के 5% की सर्किट लगाती है, चाहे 1 महीने की बात करें। इसकी पोज़ीशन में अच्छी खासी प्रॉफ़िट बनाई गई है और अच्छी खासी इनकी डिमांड भी बनी नज़र आती है। मतलब एक तरफ से प्रॉफ़िट भी कमाती है, दूसरी तरफ से न्यू प्लेयर के लिए डिमांड भी बन जाती है। जो कंपनी 1997 ईस्वी में बनी थी और इसका कामकाज रहा था ख़ास करके ट्रांज़ैक्शंस बैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म को लेकर के, कस्टमर्स एक्सपीरियंस को लेकर के, स्मार्ट सिटी एंड द स्मार्ट एंड जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उसमें एक्सपीरियंस की बात कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी में सॉल्यूशन पे कंपनी का कामकाज रहा है। इसका बुक वैल्यू कहता है 248 का, इंट्रिंसिक वैल्यू कहता है 780 का। इससे कुछ कंक्लूजन नहीं मिलता, लेकिन कंक्लूजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा क्योंकि कुछ डेटाबेस यहाँ पे सामने दिखते हैं ना, वो आप सब देख पाएँगे, लेकिन हम कुछ इसमें से यूनिक डेटाबेस क्रिएट करके लाए हैं, जिसमें हमें कंपनी के रिस्क फैक्टर को एक दर्ज करेगी और समझाने की कोशिश करेगी फॉर्मूला बेस्ड, तो आखिर कंपनी को खुद की बिज़नेस से कितने रिस्क फैक्टर दिखती है। जहाँ पे देखा है तो प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 665% बढ़ चुकी है। इंडस्ट्रियल की कंपैरिजन करी करके देखें तो आज भी यहाँ पे निवेशकों का इंटरेस्ट काफ़ी बुल है, कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल पी, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कहती है 31 रुपये के और एवरेज में कहती है 42 और बाकी में कहता है। जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर है 5,52,00,000, जिसकी वजह से फिलहाल मार्केट कैप बन जाती है 9,000 करोड़ का। आरओई आरओसी की आंकड़ा भी काफ़ी रिटर्न की बात कहती है, जहाँ पे इस नंबर ऑफ शेयर से प्रमोटर का कंट्रोल की बात में थोड़ा सा कम दर्ज करती है, जहाँ पे डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी 15% दर्ज करती है। हायर टू हायर करीब 2000 के आसपास रेजिस्टेंस क्रिएट किया था, लोअर में 890 के आसपास उन्होंने बॉटम क्रिएट किया था, अर्थात कह सकते हैं कि 900 के आसपास इनका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 900 से भी दोबारा यहाँ पे चलने के लिए तैयार, और चलने के तैयार में ये बात कहें जहाँ से 1 साल के डेटाबेस को देखें, तो इसमें ये दिखती है कि यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था इस प्राइस के आसपास। इस सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पे फिलहाल एक बार नहीं 3 बार हैट्रिक लगा चुका है और दोबारा रेजिस्टेंस क्रिएट करने और मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं इसको लेकर के, और रेजिस्टेंस भी कर सकती है, लेकिन इसके लिए फंडामेंटली हमें समझना पड़ेगा जो कंपनी अपने कारोबार किस हिसाब से करती नज़र आई है। जहाँ डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, ऑलमोस्ट डेट्स फ्री के नंबर की बात कह सकते हैं, लेकिन करंट रेशियो के नंबर उसके विपरीत है, 3.23 का है, और हम लोग जानते हैं कि करंट रेशियो में कुछ वो भी पार्ट्स हैं जो कि रिस्क में दर्ज करती है और उसके बेसिस पे सेल्स और सब्सक्रिप्शंस पे प्रॉफिट और प्रॉफिट के बेसिस पे ईपीएस जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे सामने ये नंबर प्रेजेंट होती है। यदि इनको लेकर के हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका क्या है, इसको रिकन्सलेशन करेंगे और इस कंपनी के स्पेशल्स जो हमने नंबर लिया उसको लेकर के रिस्क एनालिसिस करेंगे और इसमें कि आउटपुट क्या निकलता है, आउटपुट से क्या मार्केट का रिजल्ट क्या कहती है और बिजनेस के रिजल्ट के बेसिस पे मार्केट का रिजल्ट किस अकॉर्डिंगली कामकाज करती नजर आई है। यदि रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो समझ में आ रही है कि कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ती नजर आती है, चाहे हम पिछले वाई ओ वाई के डेटाबेस को मान लें या फिर क्यू और क्यू के डेटा के बेस को मान लें, वो दोनों तरफ से बेटर कहती है। ऐसे ही ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि कंपनी
कोविड के बाद की बात करूँ तो लगातार एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट करती नजर आती है। हर साल, साल दर साल में करीब बेटर इन्होंने सेल्स ग्रोथ किया है, प्रॉफिट की ग्रोथ दर्ज करती नजर आती है। उसी चीज़ को नंबर में समझें तो नंबर कहती है कि कंपनी का खुद का भी कुछ कारोबार है, जो कि 170 करोड़ तक के टर्नओवर क्रिएट करती है। और ओवरऑल कारोबार में कंपनी 278 करोड़ की टर्नओवर क्रिएट करती है। और जो प्रॉफिट का पार्ट है लगातार बेटर करती जा रही है। अभी सबसे ज़्यादा उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी बुक किया है, और उनकी जबकि इनका पास नंबर की बात करें तो, लेकिन यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे देखें तो उस तरह के नंबर क्रिएट नहीं हुए हैं। अच्छी बात ये रही, जो जिनके पास जितना इंटरेस्ट की वर्डन है उतना इनकी अदर सोर्स ऑफ इनकम से निकल जाती है। ईयरली ग्रोथ में देखा गया कि पिछले लास्ट 10 महीने की डेटा इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट लेवल बनाती नज़र आती है, और नई रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है इनके सेल्स आंकड़ा के बेसिस पे। उसी आंकड़ा से जब कंपनी किसी जमाने की बात करूं तो 200 करोड़ तक के नुकसान बुक कर रही थी। उसके विपरीत आजकल कंपनी 167 करोड़ 100 करोड़ तक की प्रॉफिट बुकिंग में लगी है। तो ये तो नंबर की बात हुई, लेकिन नंबर के विपरीत यदि हम इनको परसेंटेज भी देखें तो परसेंटेज कह सकते हैं कि अपनी सस्टेन कर रही है। इंटरेस्ट की बर्डन थोड़ी सी सताती है, लेकिन लास्ट 12 महीने के डेटा में इनको सताने के नाम नहीं देती है। अब दोस्तों देखिए, अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या कहता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बेसिस पे कैसा आंकड़ा रहा है पिछले रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन केवल और केवल रिजल्ट के प्रोस्पेक्टिव से हम नहीं इसको स्टैंड अलोन डेटा बेसिस ही नहीं इनकी हर एस्पेक्ट को जानने की कोशिश करेंगे। तो जहाँ पे कुछ पॉइंट को लेकर के हमने नंबर तो देखा कि बेटर भी कहती है, खास करके स्टैंड अलोन डेटा में गिरावट दर्ज करती है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस रहा उसमें कंपनी ग्रोथ लेवल दर्ज करती नजर आई है। जहां तक इनके परसेंटेज वाइज हमने देखा तो हमारे सामने दिखा कि कंपनी ओवरऑल सेल्स और अदर इनकम सोर्स के बेसिस पे 16% की इनकम मार्जिन क्रिएट करती है ओवरऑल बिजनेस से, जो इनके पास बिजनेस है। इस 16% कमाने के लिए कंपनी कितनी की रिस्क ले रखी है और कितने उधार की सेल्स कर रखी है, उधार के बेसिस पे कितना डेटा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कहती है, उनको भी जरा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमें एक रिस्क को दर्ज करती है कि कंपनी कोई भी कारोबार कर रही है जिस भी सेगमेंट में है, उसमें सेगमेंट वाइज क्या वो सबसे बेटर कर रही है या रिस्क सबसे ज़्यादा ले रही है या कम ले रही है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में हम लोग देखते हैं कि थोड़े दिन में मार्केट रस पकड़ लेती है, साल 2 साल में करीब बेटर रिटर्न कर, और सबसे ज़्यादा रिटर्न यहीं पे बनाती है और सबसे ज़्यादा पैसे भी यहीं पे डूबते हैं, क्योंकि एक का डूबना है तो एक का चलना है। क्योंकि मार्केट में नंबर ऑफ शेयर हमेशा कहते हैं कि लिमिटेड होता है, और इसी लिमिटेड में देखा गया कि एक के बाद एक पार्टी के जो कि प्रमोटर उनके पास 26% की होल्ड है, रेस्ट आम पब्लिक है। उसमें डिमांड जैसे बढ़ेगी जैसे घटेगी वो सेंटीमेंट पे दर्ज करती है मार्केट को लेकर, और आने वाले समय में जिस हिसाब से फ्यूचर तो चलती रहती है, उसमें कोई उसको ट्रेंडिंग को समझना चाहिए। अब इनको यदि हम रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करें तो कंपनी के रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा है। 4 महीने की बात कह रही है तो 4 महीने एक रिस्क दर्ज करती है, खासकर आईटी सेक्टर की कंपनियों को लेकर के। और यदि आईटी से ही बिलोंग करती हो तो सेगमेंट वाइज भी जानना जरूरी पड़ेगा कि आखिर किस सेगमेंट से इनके पास सबसे ज़्यादा पैसे आते हैं। उसको उसी से कंपेयर करना बेटर हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी डेटा उन्होंने साझा नहीं किया। तो इस ऑलमोस्ट देखा गया कंपनी किस में डील करती है, सॉफ्टवेयर और कंसल्टेंसी सर्विस में डील करती नज़र आती है। और आजकल कुछ नई टेक्नोलॉजी और नई जमाने की जो डिमांड्स हैं उस पर भी कंपनी का कारोबार रहा है। इनकी बैलेंस शीट को देखेंगे तो वो समझ में कुछ आना चाहिए, और समझ में ये आ रही है कि कंपनी की रिजर्व लगातार बढ़ रही है, कंपनी अपनी कर्ज को लगातार पे आउट कर रही है। इसके अलावा इनकी एसेट्स लगातार वृद्धि दर्ज करती है, और बाकी सारे चीज में वृद्धि दर्ज करती है। तो ये इनके लिए क्या है, एक अच्छी बात दर्ज करती है कि आपकी ग्रोथ लेवल कह रही है। इसके अलावा यदि पूरे के पूरे परफॉर्मेंस लेवल को देखें तो ये कहते हैं कि यहाँ पे सेल्स बढ़ रही है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, स्टॉक प्राइस में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। कई बार थोड़ा सा डाउन साइड भी देखने को मिला, लेकिन उसको आप ये माने जो कभी कभार मार्केट यदि 2 4 10 दिन मार्केट गिर भी गया तो क्या फर्क पड़ जाता है, क्योंकि क्षण भर के लिए उसको नहीं देखना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के, क्योंकि कंपनी भी तो अपने रिस्क फैक्टर के साथ कामकाज कर रही है। इनको लेकर के जब हमने कंक्लूजन डेटा में गया तो हमारे सामने दिखा जो कंपनी अपने 16% कमाई को लेकर के कितना परसेंट रिस्क लेती है, 31% की मार्केट में रिस्क है। और इतना ही नहीं,
यदि इस नंबर के बेसिस पे इस रिस्क को देखें तो वो कहते हैं नियरली 200% रिस्क फैक्टर पे है। क्यों है? क्योंकि इनकी आप प्रॉफिटेबिलिटी को देख लीजिए और बैलेंस शीट की जो पोजीशन है उनको देख लीजिए। यहाँ के डेटा के बेस देखेंगे तो कहते हैं 90 करोड़ 91 करोड़ के आसपास की बात ये करती है। और बैलेंस शीट में लास्ट क्वार्टर के जो भी रिजल्ट आया था इसमें कहती है कि इनके पास कितने करोड़ के उधार पड़े थे, 319 करोड़ के। तो सोचिए कहाँ 91 करोड़ और कहाँ 319 करोड़, तो ये आपस में गैप हो गए 200% के आसपास। तो ये इनको रिस्क दर्शाती है ना ऑलरेडी। इसमें रिस्क के साथ साथ यदि आप निवेशकों का इंटरेस्ट को जाने तो कंपनी में निवेशक भरे पड़े, मार्केट कैप भी बेटर था और कंपनी में निवेशक की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है। एफआई अपने इसको कह सकते हैं कि एफआई बाइंग स्टॉक, एफआई लगातार यहाँ पे पोजीशन लेने में व्यस्त है। क्यों पोजीशन लेने में व्यस्त है? क्योंकि प्रमोटर ने अपनी पोजीशन को हटाई थी थोड़ी बहुत करके, इन्होंने पोजीशन को ले लिया। और लिया कैसे? इसको एफआई भी होल्ड खरीदती नजर आती है और डीआई भी अपनी पोजीशन बनाने में व्यस्त है। इस तरह से कह सकते हैं कि इनमें आने वाले समय में शायद बेटर रिजल्ट कह सकते हैं, क्योंकि यदि कोई एफआई और डीआई, खास करके डीआई की बात करूं, एफआई तो केवल और केवल प्रॉफिट मेकिंग से ले आते हैं और डीआई आप मार्केट के एक लंबे पीरियड के लिए आते हैं। इंडिया में जब कोई फंड लगाते हैं तो लंबे पीरियड के लिए लगा के रखते हैं, किसी न किसी फंड से उसका लिंक होता है। और चाहे आपकी एसआईपी की सिचुएशन हो, चाहे आपके इंश्योरेंस की सिचुएशन हो, तो ये सब चीज़ों को देखा जाता है। जो सबसे ज़्यादा कौन से इसमें ये भी कई बार हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पोजीशन है किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो पब्लिक के पास भी ऑलमोस्ट जो होल्डिंग है 57%, उसमें 24,000 के आसपास की तादाद है। अभी तक मार्केट में उस तरह से डिमांड काफ़ी ज़्यादा नहीं आया, इसीलिए तब भी कंपेरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी से यहाँ पे डिमांड है। क्या है? डिमांड लगातार बढ़ी है। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली स्टॉक की प्राइस में बढ़ना ही है। जबकि पियर्स का आंकड़ा कहती है कि ओग्राविल फिन और पीवी फिनटेक्स जैसे कंपनी भी शामिल है, और इसमें ये कंपनी भी शामिल है जिसका नाम है ऑर्डिनर्स प्रोस सॉल्यूशन की बात हम कर रहे थे, जिसमें फिलहाल यदि अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे देखा तो 55x का क्राउड कहती है, निवेशकों का इंटरेस्ट की बात कहती है। इसके अलावा यदि हम कुछ और पहलू की तरफ देखें तो वो पहलू कहता है कि कंपनी को लेकर के यदि आप डिविडेंड के ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो कंपनी हमेशा डिविडेंड देती रही है। जबकि कंपनी इसी साल की बात करूं तो कंपनी ने बोनस भी दिया था एक के बदले एक, और लास्ट में उन्होंने क्या दिया? डिविडेंड भी पे आउट करती नजर आई। तो दोनों तरफ से क्या कहते हैं ना, मक्खन पे मक्खन वाली चीजें निकल के आई। जबकि लास्ट 10 सालों की डेटाबेस की माने हैं तो यहाँ पे डिमांड लगातार बढ़ी थी, लेकिन कुछ समय से कई बार कुछ इसमें गिरावट भी होती है। और ऑन एवरेज देखा तो एफडी के इंटरेस्ट रेट से तो कई गुना ज़्यादा है। क्योंकि सोचने वाली बात है, यदि रिस्क फैक्टर है तो रिस्क फैक्टर के साथ साथ एक लंबे पीरियड में कहाँ 8 से 10% फ्रॉम द एफडी पार्ट, कहाँ पे 800%, 1000% की ग्रोथ की बात कहती है। तो एक इसको कह सकते हैं कि एक मल्टी वैगर स्टॉक की कैटेगरी में अभी तक फिल करती हुई नजर आती है, और आगे चल करके क्या मल्टी वैगर साबित हो सकती है। इसको लेकर कंक्लूजन कहता है कि डेट्स फ्री कंपनी है, अच्छे खासे प्रॉफिट देती है, भले ही इनका प्रोमोटर्स होल्डिंग कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आने वाले समय मल्टी बैगर साबित हो सकता है। क्योंकि इनके सेगमेंट वाइज यदि कामकाज का देखें या फिर आईटी सेक्टर के कामकाज को देखें तो उसमें बेटर कहती है, जबकि इनका रिजल्ट की पॉइंट लगातार बेटर टू बेटर की बात कह रही है। यदि ये कोई कंपनी अपने कारोबार में बेटर करती है तो स्टॉक की परफॉर्मेंस बेटर होना है। भले ही इसमें हमने देखा कि अच्छी खासी पैसे लोगों के निकले भी होंगे पॉकेट से, उसके पीछे वजह था कि इनको सेंटिमेंट बनाना है किसी को, और किसी को सेंटिमेंट बनाना है, किसी टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, किसी टाइम पे निकलना है। तो गोल्डन रूल ये कहता है कि आप मार्केट में जब भी जाएं तो अपनी सस्टेनिटी को लेकर के ध्यान दें, अपनी कैपिटल को बचाने की प्रयास करें। और उसके साथ साथ यदि रिस्क फैक्टर है तो रिस्क फैक्टर के साथ यदि प्रॉफिट दिखती हो तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी को भी बुक करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुक करने से कुछ पैसे आते भी हैं। और यदि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर को क्या करना है, उसको खत्म भी करते जाना है। मिलेंगे कुछ नई स्ट्रेटेजी से विदाउट किसी रिकॉर्डेशन और एडवाइजरी को लेकर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।